आप सभी को नमस्कार बंधुओं, कैसे हैं? आशा करता हूं ठीक होंगे। हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे संस्कृत ऑप्शनल यूपीएससी के बारे में। आप देख ही रहे हैं, मूल बात हम लोगों को इसमें यहाँ ये सीखनी है कि इंजीनियर क्यों संस्कृत में बेहतर कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि ये लोग इंग्लिश मीडियम के होते हैं, बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम होता है, ये लोग इंजीनियरिंग में अच्छा किए होते हैं, उसके बाद यूपीएससी में आकर के इन्हें इंजीनियरिंग सब्जेक्ट लेना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं लेते हैं और संस्कृत क्यों लेते हैं, इसको समझते हैं। यहाँ पर दो विद्यार्थियों को फोटो भी दिख रही होगी, ये लोग विद्यार्थिनी सिलेक्टेड हैं यूपीएससी में संस्कृत ऑप्शनल से। ये हैं शशांक त्रिपाठी जी। शशांक त्रिपाठी जी का 2016 में 5वां रैंक है। 2015 में यानी 16 में रिजल्ट आया था, 5वां रैंक है। दूसरा यहाँ पर अभी इसी वर्ष का ये रिजल्ट है 2024 का, और 2024 में दीपक बोदरा जी के संस्कृत से अच्छे खासे नंबर इनके भी ठीक है, तो इनका भी सिलेक्शन हुआ है, 92 रैंक आई है। अब आप ये देख रहे हैं तो दोनों लोग इंग्लिश मीडियम से इन्होंने मेंस लिखा है, दोनों लोगों का बैकग्राउंड संस्कृत नहीं है, फिर भी इन्होंने संस्कृत लिया और संस्कृत से टॉप भी किया। इसका मूल कारण क्या है, ये यहाँ पर समझने की बात है। दूसरा, केवल ये नहीं समझना है कि इन लोगों ने, हम लोगों को इनसे ये सीखना है कि ऐसा इन लोगों ने किया तो ऐसे ये लोग क्या अप्रोच थे जिस कारण इन लोगों ने क्या किया, इसमें बेहतर अंक ला पाए या तैयार कर पाए। वरना हिंदी मीडियम वाले कई लोग और भी संस्कृत लेते हैं, वो है। दूसरा, मेरे कई विद्यार्थी पढ़ाने का जो अनुभव है पिछले 2-3-4 साल से, तो उसको भी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जो इंजीनियर टाइप के विद्यार्थी पढ़ाए हैं तो उसमें मेरा भी अनुभव क्या रहा है, इसको देखेंगे। और क्या उनकी विशेषताएं रही, उनसे हम लोगों को सीखना है। सबसे पहली बात क्या होती है इन लोगों की, हम यहाँ पर पहला बात, यहाँ पर 5 से 6 बातें हैं जो आपको संपूर्ण संस्कृत वैकल्पिक में भी तो ध्यान रखेंगे और जीएस में भी काम करेंगी। सबसे बड़ी बात, संस्कृत ऑप्शनल में इनका बेहतर करने का होता है, जो कारण होता है मूल, वो यह होता है कि ये लोग होते हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, ये लोग मैथ आदि पढ़े होते हैं, मैथ आदि पढ़े होते हैं, इन्हें पता होता है टू द पॉइंट क्या होता है चीजें, ये लोग टू द पॉइंट लिखते हैं चीजों को। संस्कृत भी कुछ कुछ मैथ जैसा ही है। इसमें यदि कोई चीज डिसाइड है, जैसे संधि पूछा आपसे कि मान लीजिए आप संधि कर रहे हैं, संधि आपसे पूछा कि जैसे गंगा प्लस उद्गम, आपसे पूछा कि ये विग्रह है, इसकी संधि करिए, तो आप कह देंगे गंगोदकम, हो गया। 2 अंक का आपको 2 अंक मिल जाएगा। तो ये बात ये लोग समझ जाते हैं कि मैथ जैसा सब्जेक्ट है, और इस कारण ये लोग उसी अकॉर्डिंग उसको अप्रोच करते हैं और चीजें तैयार कर जाती हैं। अब इसी बात को यदि कोई संस्कृत वाला लिखेगा, हिंदी वाला, तो वो क्या करेगा, इसको इसमें को व्याख्या करने लगे। अब ये लोग समझते हैं कि ये 1 नंबर का है तो इसको 1 ही नंबर के लायक लिखेंगे, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। यदि इनसे कोई चीज पूछा गया है तो टू द पॉइंट इंट्रो लिखेंगे। यानी सबसे बड़ी ये बात क्या करते हैं, चूंकि ये शॉर्ट टू द पॉइंट पढ़े होते हैं, तो ये जो इनका पहले का अनुभव होता है उस पर ये लोग काम करते हैं। ये आप इन लोगों की कॉपीज देखेंगे तो आपको पता भी चलेगा, क्योंकि वहीं आप हिंदी मीडियम की कॉपीज देखेंगे, वहां पर आपको अलग से पैराग्राफ टाइप से दिखेगा, चीजें अलग रहेंगी। दूसरा सबसे बड़ी बात क्या रहती है इनका, एक ये लोग जो, दूसरा सबसे बड़ा कारण इनका क्या रहता है, ये लोग बहुत सारे सब्जेक्टों को पहले से जानते हैं। जैसे साइंस जानते हैं, आर्ट जानते हैं, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट मतलब पढ़े रहते हैं, साइंस वगैरह आर्ट वगैरह यहाँ आकर के पढ़ ही लेते हैं, इतिहास राजनीति इन सब चीजों का। ये लोग इंटरलिंकिंग की बात करते हैं। इंटरलिंकिंग, एक चीज को कैसे दूसरे से करना है। जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि ब्रह्म की बात आई तो उन्होंने कहा, गीता का श्लोक है, नैनम छिन्दति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न जागरे दयन्त्यापो न शुष्यति मारुतः। ये इन्होंने पढ़ा कहां पर, श्रीमद् भगवत गीता के 2 अध्याय के 23वें नंबर का श्लोक है ये। इसको हम ये क्या करेंगे, ईशावास्य उपनिषद के
चौथे मंत्र से रिलेट करेंगे, अनेज देखम मनसो जबियो नैनत देवा अपनु मनपुर मर्स। चूंकि इंटरलिंकिंग अप्रोच को ये लोग समझ जाते हैं, जबकि हिंदी मीडियम वालों को ये समझ में आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो इंटरलिंकिंग अप्रोच होती है। दूसरा, तीसरा जो सबसे बड़ा होता है कि टीचर जो पढ़ाता है ये लोग वो मेहनत से तैयार करते हैं, मेहनत से तैयार करते हैं। आप लोग कहेंगे हम भी तो सर मेहनत से ही तैयार करते हैं। ये लोग बात मानते हैं, सबसे बड़ी बात सुनते हैं, ये सबसे बड़ा कारण है। मतलब मेहनत से तैयार तो सभी करते हैं, सब मेहनत करते हैं, लेकिन ये लोग मेहनत को यानी कि 8-8 10-10 घंटे बैठने का तो है ही, हम लोग भी मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है। ये बात सुनते हैं सबसे बड़ी। यदि इनकी मैं कॉपी चेक कर रहा और मैंने बताया देखो इंट्रो में आपने ये गलती की, तो मैं भले ऑनलाइन डिस्कशन कराइए वहां पर इसको लिखते हैं। ऐसा मुझे कब पता चला, जब मैंने चेक की ये कॉपी और कई बार फिर उससे पूछा कि आपको अपनी कॉपी शेयर करिएगा, तो जो आपने आंसर लिखा था उस दिन वाले भेजो, उन्होंने भेजा तो मुझे दिखा कि अरे बाप रे इतना कुछ, मैंने तो इतना कब बताया। तो मतलब जो फीडबैक देते हो उस पर विश्वास करते हैं, उसको विश्वास लेकर के, जबकि हिंदी मीडियम वाले विश्वास तो पता नहीं करते हैं, दुनिया भर के भटक जाते हैं। ये लोग भटकते नहीं हैं। सबसे पहली बड़ी बात क्या है, जैसे मैंने इन्हें पढ़ाया, कोई भी चीज पढ़ाई, अब ये लोग पढ़ करके क्या करेंगे, उसी को प्रिपेयर करेंगे सबसे पहले, फिर यदि कुछ एक्स्ट्रा करना हो तो इधर उधर सिनाएंगे। लेकिन हिंदी मीडियम वाले पहले एक चीज को लेंगे और 15 दिन बैठ करके उस पर रिसर्च करेंगे, सर ने सही पढ़ाया नहीं पढ़ाया, दूसरी जगह से देखेंगे, इधर उधर करेंगे। ये करना सही भी है, लेकिन उतना समय हो तब ना। पहले ये बेसिक नॉलेज तो ले लो कंप्लीट ऑप्शनल का, तब तो आप इधर उधर रिसर्च। तो इनका एक जीएस तैयार करने में हिंदी मीडियम को 6-6 7-7 महीना लग जा रहा है, जबकि इंग्लिश मीडियम वाला 2 महीने में 1 महीने में तैयार कर दे रहा है, क्योंकि उन्हें पता है क्या पढ़ना है, सिलेबस देखा, क्वेश्चंस देखे, उसी अकॉर्डिंग अप्रोच करके चलेगा होंगे। तो ये सब बातें टू द पॉइंट सिलेबस को लेकर के आपको चलना है। ऐसे कुछ कारण होते हैं। अब और भी कई सारे कारण हैं छोटे बड़े, कि मैथ बैकग्राउंड जैसा होता है, तो मैथ जैसे ये लोग इसको लेकर के चलते हैं टू द पॉइंट। जब इनके आंसर चेक करता हूं तो टू द पॉइंट चीजें रहती हैं, इधर उधर बिखराव नहीं रहता है, बढ़िया इंटरलिंकिंग रहता है। दूसरा, उसके इंपोर्टेंस को लेकर के ये लोग काम करते हैं, जैसे महत्व, इंपोर्टेंस को लेकर के कार्य करते हैं। उसमें नवाचार करते हैं जो हिंदी मीडियम, नवाचार करने का मतलब डायग्राम का प्रयोग करेंगे, पॉइंट का प्रयोग करेंगे, आधुनिक इंटरलिंकिंग करेंगे, उसके इंपोर्टेंस को बताएंगे। ये सभी चीजों को ये लोग जल्दी से समझते हैं, और जो मैं इनको बताता हूं कि ऐसा करना है वैसा करते हैं, जिस कारण इनके नंबर बेहतर रहते हैं। तो आप लोगों को क्या सीखना है, इंटरलिंकिंग करिए, नवाचार कुछ करिए, इनोवेशन करिए, डायग्राम बनाइए, फ्लो चार्ट बनाइए, उसके इंपोर्टेंस को देखिए, इंटरलिंकिंग करने का प्रयास करिए, टू द पॉइंट पढ़िए, पीवाई कुछ देखिए, आंसर लिखिए, फीडबैक लीजिए और फीडबैक पर वर्क करिए। ये सब काम यदि आप लोग भी करेंगे तो आप लोग भी संस्कृत से बेहतर करेंगे। दूसरा, इनका एक कारण ये रहता है कि लोग 10th में, इन लोगों को मालूम रहता है 6वीं क्लास में, जब 6वां पॉइंट ये है, 10th में जब लोग ये लोग संस्कृत लिए होते होंगे तो इनके नंबर बेहतर आ रहे होते हैं, वही दूसरे सब्जेक्ट में नहीं आ रहे होते। तो इन्हें पता रहता मेरा संस्कृत, मतलब मेरा संस्कृत में ठीक ठाक नंबर आते हैं, यदि पढ़ो तो उसमें आते हैं। तो वही वाली बात है, ये हो गया। ये तो हो गया इन विद्यार्थियों की विशेषताएं। विद्यार्थियों की विशेषताओं के अलावा इस ऑप्शनल की भी विशेषताएं, और वो ऑप्शनल की विशेषताएं ये है, ये खुद ही एक स्कोरिंग है। स्कोरिंग है। दूसरा यह है कि स्कोरिंग के साथ ही साथ मतलब टू द पॉइंट है, और टू द पॉइंट यानी कि सिलेबस छोटा है, इसमें टू द पॉइंट है, सिलेबस छोटा है। जैसे कि मान लीजिए सेकंड पेपर की 5वीं यूनिट की यदि हम बात करें, जहां पर रघुवंश लगा है, कुमार संभव लगा है, रघुवंश कुमार संभव किरातार्जुनीयम लगा है। अब ये लोग क्या करते हैं, इसके 10 श्लोक हैं, इसके भी 10 श्लोक हैं, इसके भी 10 श्लोक हैं, टोटल मिलाकर के 30 श्लोक हैं। 30 श्लोक से हर वर्ष 5 श्लोक आते हैं। अब इन्हें पता है कि 30 श्लोक से 5 श्लोक आएंगे, यानी कि इसमें 150 शब्द में लिखना पड़ता है, यानी कि 150 शब्द लिखने पड़ते हैं, यानी कि 2 पेज में हो जाता है। तो 2 पेज यानी कि 60 पेज,
टू द पॉइंट है कि 60 पेज है, 60 में से 10 पेज लिखना ही लिखना है, तो उसको तैयार करते हैं। तो ये इसकी विशेषताएं भी हैं ऑप्शनल की। स्कोरिंग है, टू द पॉइंट है, सिलेबस छोटा है, यानी 3 माह में करते हैं। दूसरा एक चीज और रहती है, इन लोग इंटरेस्टेड है। इंटरेस्टेड क्यों है? चूंकि इसमें हर दूसरे दिन टॉपिक्स बदल जाता है। आज आप गीता पढ़ रहे हो, कल महाभारत, परसों रामायण, नरसों मेघदूत, उसके बाद रघुवंश, उसके बाद कुछ और। तो हर 2 दिन में सब्जेक्ट बदल जाता है, क्योंकि इतना छोटा सिलेबस है। 10 श्लोक पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे की क्लास में हम एक श्लोक को लगभग 30 मिनट के आसपास पढ़ाते हैं, व्याख्या करवाते हैं। अब 10 श्लोक में कितना, आप समझ लीजिए। ठीक है, एक क्लास में 2.5 घंटे की क्लास में 5 श्लोक हो जाते हैं। उसके से 2 क्लास, 3 क्लास, 2 से 3 क्लास में एक विषय खत्म। तो 2-3 दिन में टॉपिक्स बदल गया, इंटरेस्ट बना रहता है इसमें। ये सबसे बड़ी बात है। ये ऑप्शनल के कारण भी है। इस कारण ये लोग ये समझते हैं, और ये दूसरे ऑप्शनल में नहीं है, इस कारण ये लोग ये लेते हैं और इसको लेकर के सिलेक्ट होते हैं। इन्हें मतलब नहीं रहता है कि हम ये करें या वो करें। दूसरा, इमोशनली भी नहीं होते हैं ये लोग। पर्सनल इनकी व्यक्ति की वजह से ये लोग इमोशनल नहीं होते हैं। इन्हें जो पढ़ना है पढ़ेंगे, इमोशनल नहीं होंगे, उससे ज्यादा प्रभावित ना होकर पढ़ करके अपना काम चलाएंगे, स्कोर टॉप करेंगे, निकल जाएंगे। ये इनका हाल है। समझ में आ रहा है? तो ये सभी कारण होने के कारण ये इंजीनियर बैकग्राउंड वाले टॉप करते हैं, अच्छा नंबर लाते हैं और सिलेक्ट होते हैं। तो ये जो बातें मैंने बताई, इनको थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसको आप अपने जीएस में भी अप्लाई कीजिए, जो इनकी पर्सनल विशेषताएं हैं इनकी। और दूसरा, संस्कृत ऑप्शनल की विशेषताएं तो आप जान ही रहे हैं क्या है। तो ये हो गया। ओके मित्रों, इस लेक्चर में इतना ही। इसके बाद हम लोग आगे लेक्चर में मिलेंगे। तो धन्यवाद।